स्वागत है बच्चों आप सबका हमेशा की तरह आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास लेकर के। और आज हम इतिहास विषय में लेसन 3 नात्सीवाद और हिटलर के महत्वपूर्ण बिंदु और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिटलर के विचार इन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित था। तो जो जैसा कि आप देख रहे हैं हिटलर के विचार, तो हिटलर कौन था, थोड़ा सा इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। एडोल्फ हिटलर एक जर्मन शासक थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, सन 1933 से 1945 तक वे जर्मनी के शासक रहे। कौन? हिटलर। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया। इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया में, 1889 यानी 1889, और मृत्यु हुई थी इनकी 30 अप्रैल 1945 जर्मनी के बर्लिन शहर में। पत्नी का नाम इवा ब्राउन, और ये जिस दल से संबंधित थे उसका नाम था नाजी दल। तो थोड़ी सी ये जानकारी हिटलर शासक के बारे में। अब इनसे जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला ये प्रश्न है, हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित थे? तो ये दार्शनिक चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, ये इनसे प्रभावित थे और इनके विचारों में इनके विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं या प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया? तो ये राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने। नाज़ी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया? 52 किस्म के लोगों को दमन का निशाना बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या की थी? द्वितीय विश्व युद्ध, पहले ये समझिए कि कब से कब तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, या आप कह सकते हैं 1939 से, और ये हुआ था 1945 तक, ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध में इनकी जो सबसे बड़ी भूल थी हिटलर की, सोवियत संघ पर हमला करना इनकी सबसे बड़ी भूल थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन किन देशों ने दिया और इन्हें क्या कहा जाता है? जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दिया और इन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? तो मित्र राष्ट्र जो हैं ये हैं फ्रांस, इंग्लैंड, रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सा विकल्प चुना? जो आर्थिक तंगी थी, आर्थिक धन या पैसे पूंजी से संबंधित जो समस्या थी इस देश में, तो उससे निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए कौन सा विकल्प इन्होंने चुना? आर्थिक संकट इन्होंने क्या निपटने के लिए युद्ध का सहारा लिया, ये इनका ऑप्शन था। फिर है, ये है घेटों का दड़बा किसे कहा जाता था? यहूदी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटों का दड़बा कहा जाता था। नवंबर का अधिकारी कहकर किसे बुलाया जाता था? तो ये थे वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अधिकारी कहकर बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है, नात्सीवाद क्या है? नात्सीवाद ये जानना आवश्यक है कि कहते क्या है, इसे क्यों कहते हैं। यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। उसके बाद है, नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? ये जो नाज़ीवाद था, इनका विश्व को लेकर के क्या विचार थे या क्या इनके व्यू थे? आप देखिए, तो पहला जो इनका विचार था विश्व के बारे में, सभी समाजों का जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था।
वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे, और उनका मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है और इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। आप देख रहे हैं कितना कट्टर शासन था, और ये सिर्फ अपने ही कंट्री, अपने ही समाज के लोगों को सर्वोच्च मानते थे और बाकी को ये कुछ नहीं समझते थे, इनके लिए सब बेकार थे और इन्हें मौत के घाट उतारने के लिए इनके मन में ये ऐसे विचार थे। अगला बिंदु है उनकी दूसरी दृष्टिकोण जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। उनका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। यानी अगर हमें ये भू राजनीति अवधारणा, भू राजनीति से अधिक क्षेत्रों पर अधिकार करना, यह है भू राजनीति। आप जिस एरिया में भी रहते हैं तो ये सोचते थे कि हमारे आसपास के जितने भी राजनीतिक एरिया है तो उसको हम अपने अंडर में कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके इलाकों पर हम कब्जा कर लें। और इनका मानना था कि युद्ध से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता है, या अर्थात युद्ध करके वे अपने देश के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। ये बहुत गलत विचारधारा थी कि सिर्फ युद्ध को ही इन्होंने विकल्प समझा विकास करने के लिए। हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ? हिटलर ने 1919 में वर्क्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर इसे सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। यही पार्टी बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो रहे थे, तो मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और भूखमरी में जी रही थी। उस समय नात्सियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपने जो नात्सी आंदोलन चमका लिया और इसी के बाद चुनावों में 32% वोट हिटलर जर्मन का चांसलर बना। तो ये आप देख रहे हैं, जब जर्मन में या जर्मनी में जनता हर तरह से पीड़ित थी तो उस समय उसका फ़ायदा उठाकर उस पर अपना शासन किया हिटलर ने। हिटलर की राजनीतिक शैली कैसी थी, या इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हिटलर की राजनीतिक शैली का वर्णन कीजिए। हिटलर की राजनीतिक शैली में निम्नलिखित बातें शामिल थी। पहली है, वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। दूसरा बिंदु, वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़ी रैलियां और सभाएं करता था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट का प्रयोग किया करता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। कौन? हिटलर। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नाज़ी लोग बजाया करते थे। चूँकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था और जनता को इस तबाही से उबारने के लिए जैसे उसने अवतार लिया हो, यह उसकी विचारधारा थी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का जो है, विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा, या इसको कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका भी शामिल हुआ, तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। फिर है, वाइमर गणराज के सामने क्या समस्याएं आई थी? वाइमर गणराज के सामने जो समस्याएं थी, जिन समस्याओं का उन्होंने सामना किया, वे मुख्य रूप से देखिए, युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान, हार जाने के लिए इसी को दोषी ठहराया गया। गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया गया और रूस की बोल्शेविक क्रांति की तरह ही जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। इसे वाइमर गणराज्य ने विफल तो कर दिया, किंतु जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे से कट्टर दुश्मन बन गए थे। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 के बाद। तो इसके बाद कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया, तो फ्रांस ने उसके बहुत से आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
1923 में इस गणराज्य को आर्थिक संकट इस कदर झेलने पड़े कि उसकी मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो गई और कर्ज और महंगाई से मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई, जिसे निपटने के लिए उसे अमेरिका से आर्थिक मदद कर्ज के रूप में लेना पड़ा। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? ये प्रश्न ऊपर आ चुका है, इस रिपीट हो रहा है, इसे नहीं करेंगे। अगला है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे और मध्य वर्ग के लाचारी भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। धीरे धीरे नात्सीवाद एक जन आंदोलन का रूप लेता गया और जर्मनी में नात्सीवाद की लोकप्रियता मिलने लगी। हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे, यानी वाक्पटु था, बोलने में, भाषण देने में बहुत ही कुशल था। वह अपने भाषणों में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वार्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, नात्सी सोच के पहलू कौन से हैं? इसका उत्तर नहीं है, इसमें दिया गया है। तो देखिए, ये 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर नीचे हैं। नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसको भी नहीं करना बच्चों। लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए हिटलर तथा नात्सियों ने क्या कदम उठाए? तो लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए, जो डेमोक्रेसी था, जो लोकतंत्र था वहाँ का, उसको नष्ट करने के लिए, उस शासन को समाप्त करने के लिए हिटलर और जो नात्सीवाद थे, इन्होंने क्या क्या किया? तो इन्होंने सबसे पहले 28 फरवरी 1983 को अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे अधिकारों को निलंबित कर दिया। दूसरा, कम्युनिस्टों का बर्बरतापूर्वक दमन किया और उनकी हत्याएं करा दी। सभी राजनीतिक विरोधियों और गैर नात्सियों की हत्या कराई या उन्हें यातना गृह भेज दिया था। नात्सी पार्टी तथा उसके संगठनों के अतिरिक्त सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। समाज पर निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए। इस प्रकार से इन्होंने इतने कठोर कदम उठाए जिसकी वजह से इन्होंने लोकतंत्र को समाप्त किया और नात्सीवाद का बढ़ावा दिया। फिर है, जर्मनी में आए 1923 के आर्थिक संकट पर टिप्पणी लगी। जो जर्मनी देश में आर्थिक संकट आया था 1923 में, उस पर विचार रखने हैं। तो पहला, जो इसमें पहला बिंदु है, प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा गया। दूसरा, जर्मनी को हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा में देना पड़ा। बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति आ गई। वहाँ की मुद्रा मार्क की कीमत गिर गई। ये जो मार्क है जर्मनी की मुद्रा है। महंगाई बहुत बढ़ गई। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए उसे अमेरिका से शर्तों पर आर्थिक सहायता लेनी पड़ी। सशर्त आर्थिक सहायता, यानी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा कहीं ना कहीं। तो जर्मनी का कर्ज और हर्जाना ना चुकाए जाने पर फ्रांसीसियों ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाकों पर कब्जा कर लिया और उसके कोयले के भंडार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो ये जो जर्मनी ने कर्ज लिया था जो विश्व युद्ध लड़ने के लिए, वो कर्ज ना चुकाने पर जर्मनी के जो कोयले के क्षेत्र से जो इंडस्ट्रियल एरिया थे उस पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। जाहिर सी बात है, यदि कर्ज लिया है उसको नहीं चुकाएं तो कहीं ना कहीं तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। और ये ऊपर प्रश्न है दिया गया, जर्मनी में वाइमर, ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, इसको नहीं करना है क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नात्सी जर्मनी में बच्चों और युवाओं के प्रति अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए।
नाज़ी जर्मनी में बच्चों और युवाओं के प्रति क्या पॉलिसी अपनाई गई उसको बताना है। बच्चों के लिए नाज़ी विचारधारा की जानकारी आवश्यक थी, उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर इसकी शिक्षा दी जाती थी। अवांछित बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। जो बच्चे नाज़ी टेस्ट में पास हो जाते थे उन्हें पाला जाता था और जो अवांछित थे उन्हें अनाथालय में डाल दिया जाता था। और इसके अलावा नाज़ी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया और उन्हें उसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी। उन्हें यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करने को कहा जाता था। आप देख रहे हैं कि कितना कठोर शासन था, अपनी बात मनवाने के लिए अपना शासन और अपनी नीतियों को फॉलो करवाने के लिए कितना कठोर शासन था उस समय। फिर है खेल कूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव किया गया? नाज़ीवाद जो है, इन्होंने यहूदी समाज के साथ, वर्ग के साथ क्या बर्ताव किया, कैसा इनका व्यवहार था? तो देखिए, पहले तो यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से बेदखल कर दिया। फिर उनसे कहा गया कि उन्हें जर्मनी के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें कानूनी उपाय कर उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाल दिया गया। उनके व्यवसाय का बहिष्कार हुआ और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। किसकी? यहूदियों की। और उनकी संपत्तियों को लुटा दिया गया और उनके घर जला दिए गए। कितना गलत व्यवहार था यहूदियों के प्रति जर्मनी के नाज़ीवाद का। और फिर अगला बिंदु है, सितंबर 1941 यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज़ों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छुपा दिया गया। उन्हें घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा गया। समूचे यूरोप में के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। उनसे गैस चैम्बरों में उन्हें झोंक दिया जाता था। बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार रहा हिटलर का, आप देख रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है ये दोबारा फिर रिपीट हो रहा है, मैंने ऊपर करा दिया है। देखिए, अगला देखते हैं। नाज़ी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाना पड़ा? ये था 52 किस्म के लोगों को। ये भी ऊपर आ चुका है। ये सारे प्रश्न मैंने अभी ऊपर करवाए, दोबारा रिपीट हो रहे हैं, इनको नहीं करना है। राजनीतिक शैली, और ये भी हो चुका है। अब यहाँ से देखते हैं, महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी? आप देख रहे हैं जर्मनी में हिटलर का जो शासन था बहुत ही क्रूर और बर्बरतापूर्ण था। तो इसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने हिटलर को क्या नसीहत दी? महात्मा गांधी ने पत्र के माध्यम से हिटलर को नसीहत दी कि हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी जी ने हिंसा को दरकिनार करते हुए अहिंसा के व्यवहार को अपनाने के प्रति बल दिया। कार्ल मार्क्स कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उनके विचारों का 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति पर क्या असर पड़ा? कार्ल मार्क्स एक जर्मन यहूदी था जो इंग्लैंड में रहता था। वह एक विचारक था तथा उसके विचारों का प्रभाव रूस ही नहीं अपितु पूरे विश्व की जनता पर पड़ी। उसने अपने विचारों को अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा। ये जो इनकी पुस्तक है ये आपके एग्ज़ाम से लेकर के कंपटीशन एग्ज़ाम तक पूछा जाता है कि दास कैपिटल के राइटर कौन है या लेखक कौन है। इस तरह से इस प्रश्न को और जितने भी मैंने इस लेसन में पॉइंट बताए आप उन्हें बहुत ध्यान से देखें। हिस्टोरिकल पॉइंट है सारे और सब कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके विचारों को सीधा असर समाजवादियों पर पड़ा। उन्होंने उसके विचारों को अपनी आंदोलन में शामिल कर लिया। उनके जो विचार थे कार्ल मार्क्स के वे कुछ इस प्रकार से हैं, देख रहे हैं।
पहला है, किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि निजी संपत्ति पूंजीवाद की जननी है। दूसरा, पूंजीपति लोग अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। संसार भर में उत्पादन के साधनों पर किसानों और मजदूरों का हक होना चाहिए तथा उन्हें शोषण से मुक्ति मिल सकती है। चौथा पॉइंट है, शांतिपूर्ण ढंग से पूंजीवाद नहीं मिट सकता, इसके लिए हड़ताल और क्रांतियाँ आवश्यक है। तो यह था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदु, इतिहास का नात्सीवाद और हिटलर का उदय। ये लेसन 3 था। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि अगले लेसन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं इसी तरह से महत्वपूर्ण लेसन को लेकर के आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।